नमस्कार, मैं बबीता कोमल नलबाड़ी असम से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज का विषय कुछ ऐसा विषय है जिस पे जो लोग चर्चा करते हैं उन्हें जबरदस्ती की लोकप्रियता हासिल करने वाली कड़ी बताई जाती है, या फिर ये कह के दबा दिया जाता है कि ये भी क्या कोई विषय है चर्चा करने का। लेकिन मुझे लगता है कि आज का विषय भी हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितने बाकी सारे विषय है। इसलिए नारी के जीवन का जब ये इतना अहम हिस्सा है, इतनी अहम कड़ी है, या फिर मैं ये कहूँ कि प्रकृति से जुड़ी जब ये इतनी अहम कड़ी है, सृष्टि से जुड़ी इतनी अहम कड़ी है, तो इसके ऊपर भी चर्चा उसी तरह होनी चाहिए जैसे बाकी सारे विषयों पे चर्चा होती है। और उसी के बारे में आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। माहवारी, पीरियड्स, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन सर्कल या फिर एमसी, या फिर हम जिस भी नाम से इसे पुकार ले, छुट्टी के दिन, रेस्ट पे, या फिर जो भी हम कह दें, इन सारे विषयों की जब बात आती है तो एक ऐसी डरी सहमी अलग अलग रहने वाली एक छवि सामने आती है जिसे किसी चीज को छूने का अधिकार नहीं है, उसे कोई छू नहीं सकता, वो किसी को छू नहीं सकती, और उसे अपवित्र मानकर सबसे अलग बिठा दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है। उसके कपड़े अलग, उसके बर्तन अलग, उसे अपवित्र घोषित कर दिया जाता है। बात करूंगी आज के 2000 साल पहले की, 3000 साल पहले की, या फिर तब की जब से हमारे यहाँ पे ये वर्णित आता है कि जो महिलाएं मासिक धर्म से गुजर रही है, जो महिलाएं माहवारी से गुजर रही है, उन्हें अलग रहना चाहिए या फिर उन्हें घर के किसी कार्य में भागीदारी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि उस समय जब ये सारी की सारी परंपराएं प्रारंभ हुई थी तब हम इतने समृद्ध नहीं थे जितने आज है। उस समय हमारे ऊपर काम का बोझ बहुत अधिक हुआ करता था। एक ही महिला जब 10-10, 15-15 संतति को जन्म दिया करती थी तो घर के अंदर खाने वाले ज्यादा होते थे और कमाने वाली वो, काम करने वाली वो अकेली होती थी, क्योंकि तब वह दौर था जब पूरी की पूरी तरह से महिलाओं ने घर संभाला हुआ था और पुरुषों ने बाहर का काम, यानी कि आर्थिक काम सारा पुरुषों के जिम्मे था और घर संभालना महिलाओं के जिम्मे था। मैं उस दौर की आपसे बात कर रही हूँ। महिलाएं जब मासिक धर्म में आती थी तो जैसे आज उन्हें कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ता है, कुछ अतिरिक्त दर्द उन्हें महसूस होता है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है, उस समय भी वो ऐसे ही हुआ करती थी। हाइजीन के जितने साधन आज हमारे पास है, स्वच्छता के जितने साधन आज हमारे पास है, डेफिनेटली उस दौर में उतने साधन नहीं थे। उन्हें अपनी स्वच्छता का खुद ही ध्यान रखना होता था, या फिर वो जिस भी तरह से कपड़ा या जो भी इस्तेमाल करके वो इस दौर के अंदर अपने आप को जितना अधिक स्वच्छ और साफ रखने की कोशिश किया करती थी, वो सारे के सारे साधन पर्याप्त नहीं हुआ करते थे। इसलिए जब वो एक स्थान पे रहती थी, एक ही स्थान पे रह के अपनी गतिविधियां करती थी, तो उनके लिए अपना ये स्पेशल समय, या जो मैं कहूंगी कि पीरियड्स वाला समय बिताना आसान हो जाया करता था। तब शायद ये परंपरा प्रारंभ हुई कि महिलाओं को इन दिनों में अलग रहना चाहिए या फिर किसी भी तरह की गतिविधि में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी परंपराएं उसके हित में थी। शारीरिक और मानसिक आराम कर सके, क्योंकि इस दौर के अंदर हार्मोन्स का कुछ ऐसा स्राव होता है या ऐसा स्रोत अंदर बहने लगता है कि महिलाएं मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाती है और उन्हें जल्दी गुस्सा और चिड़चिड़ापन आने लगता है, और शारीरिक रूप से तो वो कमजोर होती ही है। लेकिन आज दौर बहुत बदल चुका है। समय के साथ साथ हमें भी बदलने की आवश्यकता है। हालांकि हम समय के साथ बदले हैं, लेकिन जहां बात पीरियड्स की आती है वहां पे आज भी हमारे समाज में उतने बदलाव देखने को नहीं मिलते जितने वास्तव में अब तक मिल जाने चाहिए थे। आज भी पीरियड्स को अपवित्रता, गंदगी या फिर छुआछूत के तरह से महसूस किया जाता है, जबकि आज ना तो स्वच्छता के मापदंड पहले वाले रह गए हैं और ना उतना हमारे घरों में काम रह गया है जितना पहले हुआ करता था कि उतने काम का बोझ एक महिला नहीं उठा सकती। इन सभी मायनों से देखें तो तब में और अब में बहुत फर्क आ चुका है, लेकिन हमारी सोच, हमारी मानसिकता में आज भी कोई फर्क नहीं आया है। फर्क नहीं आने का सबसे बड़ा कारण धर्म है, क्योंकि हमने पीरियड्स को धर्म से जोड़ दिया है और
शास्त्रों का हवाला देके हमने ये साबित करने की, ये घोषित करने की बार बार कोशिश की है कि जो महिला पीरियड्स में रहती है वह पवित्र होती है, उसे मंदिर नहीं जाना चाहिए, उसे रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए, उसे पापड़ और मंगोड़ी जैसी चीजों में हाथ नहीं लगाना चाहिए, अचार के डब्बे में हाथ नहीं लगाना चाहिए, और भी न जाने कितनी सारी चीजें हम इसके बारे में कहते हैं। हम ये सारी बातें कहते हैं, और इन सारी बातों को अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा जोड़ के देखें तब मैं एक स्तर पर इन सारी बातों को सही मान सकती हूँ। लेकिन जब इन सारी बातों को छुआछूत के स्तर पे देखा जाता है, इन सारी बातों को रूढ़िवादिता परंपरा के स्तर पे देखा जाता है, तब फिर मैं इनका समर्थन नहीं करना चाहती। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के संबंध में मेरे विचार कुछ इस तरह से है कि जब हम कोई भी तरह का वेस्ट, कोई भी तरह की गंदगी जब हमारे शरीर से बाहर निकलती है, जो भी हमारे शरीर से बाहर निकलता है, वो पसीना हो, वो छींक के रूप में हो, वो कफ के रूप में हो, या फिर किसी भी रूप में, वो शौच के रूप में हो, लघुशंका के रूप में हो, या फिर पीरियड्स में बहने वाले ब्लड के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, ये सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट इन सबसे होती है, या फिर ये नकारात्मक होते हैं। इसीलिए हम कभी भी, हम जब बाथरूम से बाहर निकलते हैं, शौच लघुशंका आदि करके निकलते हैं, तो हम हमारे हाथ आदि स्वच्छ करके निकलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वहां पे एक नेगेटिव एनर्जी बहती रहती है। यही चीज अगर हम पीरियड्स से जोड़ लें कि उस टाइम नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ होती है, हम जब पीरियड्स में रहते हैं, तो हम एक स्तर पे मैं मान सकती हूँ कि ठीक है, हम कहते हैं कि उस दौर में खाना नहीं बनाना चाहिए। एक स्तर पे मैं मान लेती हूँ कि ये अच्छी बात है कि वो नेगेटिव एनर्जी लेके हम किचन में नहीं जाएंगे, या फिर मैं एक स्तर पे ये भी मान लूँ कि हमें उस बहाने काम से हमारी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि पुरुष लोगों को संडे का दिन आराम के लिए मिल जाता है, हमें तो वो दिन भी नहीं मिलता, हमें तो उस दिन भी काम करना होता है। एक स्तर पे हम ये मान ले, कोई बात नहीं है। लेकिन जब इसको छुआछूत के रूप में देखा जाने लगता है कि जो पीरियड्स हो गई है उसे हम छुएंगे ही नहीं, उसे हाथ ही नहीं लगाएंगे, वो घर के कपड़ों को नहीं छू सकती, वो घर के बर्तनों को नहीं छू सकती, उसे घर का कोई बच्चा नहीं छू सकता। और उसमें भी जब हम कपड़ों को डाल देते हैं, कपड़े की क्वालिटी को डाल देते हैं कि रेशमी कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा है, टेरिकॉटन कपड़ा है, तो उसे महिलाएं छू सकती है, ऊनी कपड़ा है तो उसे इस दौर विशेष में छुआ जा सकता है, हाथ लगाया जा सकता है। लेकिन यही कपड़ा जब सूती कपड़ा है, कॉटन कपड़ा है, तो इसे महिलाएं हाथ नहीं लगा सकती। और जब आज महिलाओं से इसका कारण पूछा जाता है, जो इसकी सबसे अधिक पैरवी करती है, तो उनके पास देने के लिए जवाब नहीं है। मैंने खुद ने अपने पिछले इतने साल के दौर में न जाने कितनी महिलाओं से पूछा है कि आप हमारे ऊपर इस चीज के लिए पाबंदी क्यों लगाती है कि हमें सूती कपड़ा नहीं छूना चाहिए, हमें सोने के लिए रेशमी चादर क्यों दी जाती है, हमें पहनने के लिए रेशमी कपड़े क्यों दिए जाते हैं, या हमसे ये उम्मीद क्यों की जा सकती है कि हम इस तरह के कपड़ों में हाथ न लगाएं। तो उनके पास देने के लिए जवाब नहीं है। कुछ घरों में तो आज भी उनके लिए कपड़े भी अलग है, उनके सोने के बिस्तर भी अलग है, और उन बिस्तरों को कोई छूता नहीं है। जब वो पीरियड्स में होती है तो एक अलमारी विशेष से वो अपने सोने का बिस्तर, अपने सोने की रजाई या जो भी उसका सामान है उनको निकालती है, 2 दिन उसको काम में लेती है, और तीसरे दिन फिर उसे उसी स्थान पे रख देती है, सिर धोके या जो भी उनकी एक परिपाटी है, और उन्हें कोई दूसरा छू नहीं सकता। इतनी ज्यादा छुआछूत हमारे घरों में आज भी व्याप्त है, और आज भी ये सच है। आज भी हम इन सब का फॉलो करते हुए, इन सब बातों को मानते हुए नजर आते हैं। उस पीड़ा को अनदेखा करके, जो पीड़ा इस दौर में महिलाएं उठाती है, उस शक्ति को अनदेखा करके, जो शक्ति इस सृष्टि को जन्म देने का कारण है। पीरियड्स क्या है? पीरियड्स केवल इतनी सी एक प्रोसेस है। जब लड़कियां 12-13 साल की है, तब एक ऐसा चक्र उनके बच्चादानी में, उनके यूट्रस में डेवलप होता है, जो उन्हें मां बनाने का कारक बनता है। हर 1 महीने वो जो यूट्रस एक स्त्री का होता है, वो अपने आप के अंदर अपनी दीवारों को इतना मजबूत करने की कोशिश करता है कि जब भी उसके अंदर कोई पुरुष का शुक्राणु जाए या फिर शारीरिक संबंध के जरिए संतति तक ये प्रक्रिया बढ़े, तो वो यूट्रस इतना मजबूत हो कि उसको संभाल सके, बच्चा उसमें आराम से डेवलप कर सके। लेकिन जब इस तरह का कोई शारीरिक संबंध नहीं होता है, या फिर महिलाएं जब इस दौर से नहीं गुजरती है, तब फिर ये जो मोटी दीवार जो यूट्रस के चारों तरफ बनती है, ये दीवार अपने आप टूट जाती है, और ये दीवार
ब्लड सेल्स से बनती है और ये ब्लड सेल मासिक धर्म के रूप में हमारे शरीर से बाहर ब्लड के रूप में निकल जाते हैं, जिसमें ब्लड होता है और जिन टिश्यूज से वो दीवार बनी होती है वो टिश्यूज होते हैं। दैट्स ऑल। मासिक धर्म की कहानी केवल इतनी ही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हम सब जानते हैं जो औरत मासिक धर्म में नहीं आती है, जिन्हें माहवारी नहीं आती, उन्हें कितनी गंदी नजरों से हमारी समाज देखता है, उनकी कितनी बेइज्जती हमारे यहाँ पे की जाती है, उन्हें बांझ तक कहा जाता है और इतना ही नहीं, उन्हें अपशकुनी भी कह दिया जाता है। कितनी बड़ी सजा वे भुगतती है अगर वे मासिक धर्म से नहीं गुजर रही है। कितनी सारी लड़कियों की तो इस कारण से शादी ही नहीं होती है कि ये जब संतान पैदा नहीं कर पाएगी तो इनसे शादी करने का क्या मतलब है। एक यूट्रस जब एक नारी के शरीर में नहीं होता है तो उसे नारीत्व के सभी जो आयाम है उनसे ही अधूरा मान लिया जाता है। और आप सोचिए कि पीरियड्स होना जो नारी को नारी बनाता है, जो नारी को सही मायने में गढ़ता है, उस पीरियड्स को हम इतनी अपवित्रता से देखते हैं, इतनी छुआछूत की बीमारी उसमें हम डाल देते हैं कि वह नारी सोचने लगती है कि वह पीरियड्स क्यों हो रही है। मैंने कई 12-15 साल की लड़कियों को ये कहते हुए सुना है कि काश ये पीरियड्स हमारे जीवन में नहीं आते तो हम कितने खुश थे, कितनी अच्छी हमारी जिंदगी जा रही थी। दोहरे मापदंड पर, दोहरे आयाम पर ये लड़कियां दिक्कत महसूस करती है। एक आयाम तो उनको शारीरिक और मानसिक तो है ही है, उनके शरीर में जो बदलाव होते हैं वो तो अपनी जगह है ही। उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके पहनावे में जो फर्क आ जाता है, उनकी रात की नींद में जो फर्क आ जाता है, उनकी चाल ढाल में जो फर्क आ जाता है, वो अपने स्तर पे है ही। और दूसरा स्तर जो हम उन्हें छुआछूत से जोड़ के, उन्हें किसी भी चीज को छूने से रोक के हम जो डाल देते हैं, वो सबसे मुश्किल दौर से में वो गुजरती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। एक बच्ची 12-13 साल की है, उसकी बचपन से आदत है, वो जब सुबह उठती है, उठते ही अपने पापा से वो गले मिलती है। उसका एक रूटीन कई सालों से रहा होता है। वह भावनात्मक रूप से बहुत सुरक्षात्मक महसूस करती है जब वह उठ के अपने पापा के कमरे में जाती है और उनको हक करती है। ये प्रक्रिया कई सालों से चली आ रही है, जब वो छोटी सी थी तब से चली आ रही है। अचानक से जब वह पीरियड्स में आती है तो उसकी मम्मी की सबसे पहली हिदायत उसे ये होती है कि अब तुम अपने पापा के आसपास नहीं जाओगी, पापा को नहीं छुओगी, क्योंकि तुम पीरियड्स में हो और जो लड़कियां पीरियड्स में होती है वो किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाती, पुरुष लोगों को छूती नहीं है। और ये मैं सच्ची घटना आपको बता रही हूं। वो बच्ची केवल इसलिए पीरियड्स से नफरत करने लग जाती है क्योंकि ये पीरियड्स उसे अपने पापा से दूर करते हैं। शारीरिक मानसिक स्तर पे जो परेशानी उसे पीरियड्स की वजह से आई, उसे तो वो झेलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अपने पापा को हग न करने, अपने पापा से आलिंगन न कर पाने की जो उसको पीड़ा है, वो पीड़ा उसकी अन्य सभी पीड़ाओं के आगे बहुत भारी है। और जाने अनजाने में वो ईश्वर से ये कामना करने लग जाती है कि हे ईश्वर, आप मुझे ये पीरियड्स मत दो, ये पीरियड्स मेरे जीवन से हटा दो। न जाने इसका फायदा मुझे कब होगा, जब मेरी शादी होगी, कब मेरे बच्चे होंगे, लेकिन आप प्लीज आज तो मुझे इससे दूर कर दो, क्योंकि मैं अपने पापा से गले नहीं मिल पाती। ये हमारी समाज का सच है। कौन सी चीज कितनी अच्छी चीज थी, कितनी पवित्र चीज थी, जिसे हमने खुद ने अपने हाथों से इतना गंदा बना दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि सारी की सारी अगर नेगेटिव एनर्जी है, मैं आप कहोगे कि गंदगी है, मैं मानती हूं गंदगी है, क्योंकि वेस्टेज है, हमारी बॉडी का वेस्टेज है। हमारी बॉडी के जो भी वेस्टेज है वो सारे गंदगी है, मैं मानती हूं। वो लघुशंका हो, वो पीरियड्स हो, लेकिन हम जो आज हमारे यहाँ पे मंदिर के नाम पर पीरियड्स को जो इतना ज्यादा बवंडर बनाया हुआ रहता है, मैंने देखा है हमारे यहाँ पे कि कोई स्त्री अगर गलती से मंदिर के अंदर पीरियड्स हो जाए किसी भी कारण से, क्योंकि पीरियड्स तो ऐसी चीज है कि किसी को भी नहीं पता होता कि कब ये हमें आने वाला है। अब अगर हम 2 घंटे 3 घंटे व्यतीत करें, 2 घंटे 3 घंटे क्यों, मैं कहूं अगर हम 5 मिनट के लिए भी मंदिर गए हैं और उस 5 मिनट के दौरान भी अगर हमें पीरियड्स आ गए, तो हम में से तो कोई नहीं जानता है ये कि कब ये दौर आने वाला है। और हम उसका इतना ज्यादा बवंडर बना देते हैं, उसे इतने बड़े पाप से जोड़ देते हैं। और इवन हमारे शास्त्रों में तो कुछ इस तरह के नियम, व्रत और उपवास भी बना दिए हैं कि अगर कोई स्त्री गलती से अगर मंदिर में पूजा पाठ करते हुए पीरियड्स हो जाए तो उसे ये पूजा पाठ करने चाहिए। ऐसे ऐसे सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप हो गए हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी हमें अचानक से छींक आ जाती है या कभी हमें अचानक से बहुत जोर से खांसी आ जाती है, तो जाने अनजाने में हमारे कपड़े लघुशंका की वजह से गीले हो जाते हैं। इसका अनुभव आपने और मैंने सबने कभी ना कभी किया होगा।
कभी ना कभी ऐसा हम सबके साथ ऐसा होता है। तो जब मंदिर में भी ये प्रक्रिया पुरुष हो या स्त्री हो उनके साथ अगर हो जाती है, वो उन्हीं कपड़ों के साथ है, क्योंकि हम तो ये कहते हैं ना कि शरीर के भीतर की गंदगी से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। शरीर के भीतर तो लघुशंका हो, वो सोच हो या फिर वो पीरियड्स का ब्लड हो, सब कुछ हमारे अंदर है, लेकिन वो बाहर निकल के नहीं आना चाहिए। हमारे यहाँ अपवित्रता की गणना कब होती है? जब ये तब हम इसे अपवित्र मानते हैं। तो मैं भी उसी पॉइंट पे आपसे बात कर रही हूं कि वो जब अपवित्रता जब वो बाहर निकल के आती है, तो जो ये कभी लघुशंका जो हमारे कपड़ों में निकल के आ जाती है, और ये सबके साथ होता है, कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि नहीं होता है। कभी ना कभी एक हर किसी के साथ हुआ होगा। इवन जब हम लघुशंका फिनिश कर देते हैं, उसके बाद में भी उसके कुछ अंश हमारे जो इनर वस्त्र है उनके ऊपर लगे हुए रह ही जाते हैं। तब फिर क्यों इतना बवंडर नहीं मचाया जाता है कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि हमें जब छींक आई थी तो हमारी लघुशंका भी निकल के आ गई थी। तब तो कोई हम इसका इतना बवंडर नहीं मचाते हैं जितना हम हमारे पीरियड्स को लेके मचा देते हैं। क्या वो गंदगी नहीं है? छोटे बच्चे को आजकल डायपर पहलाने का फैशन चला हुआ है। फैशन क्या, जरूरत भी है और आवश्यकता भी है। अगर इसको आवश्यकता तक काम में लिया जाए तो ये बहुत अच्छा आविष्कार माओं के लिए था और आज भी है। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल न करें तो ये बच्चे डायपर पहन के बड़ी आसानी से मंदिर में जाते हैं, बड़ी आसानी से हमारे किचन का ये हिस्सा बनते हैं, बड़ी आसानी से इन्हें हर कोई अपनी गोद में लेके रखता है, बिना ये जाने बिना कि उस डायपर के अंदर टॉयलेट की मात्रा कितनी है, उस डायपर के अंदर लघुशंका की या फिर सोच की मात्रा कितनी है, हम नहीं जानते हैं। उस समय हम बड़े आराम से बच्चे को गोद में लेते हैं, बड़े आराम से उसके साथ खेलते कूदते हैं। तब हमें फिर ये ध्यान क्यों नहीं आता कि ये बच्चा अपवित्र है, इस बच्चे के अंदर गंदगी है। तब भी हमें ये सारे लॉजिक लगाने चाहिए कि वहां पे भी क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो है। पीरियड्स में जितनी नेगेटिव एनर्जी है उतनी ही उस लघुशंका में है, उतनी ही उस सोच में है जिसे बच्चा अपने साथ लेके घूम रहा है। लेकिन मैंने आज तक किसी मंदिर में इस बात की पट्टी लिखी भी नहीं देखी कि इस मंदिर में डायपर पहन के बच्चे अलाउड नहीं है, इस मंदिर के अंदर 3 साल से छोटे बच्चे अलाउड नहीं है, क्योंकि उनका कोई पता नहीं है, वो कभी भी टॉयलेट कर सकते हैं और कभी भी वो वहां पे पोटी कर सकते हैं। लेकिन हम वहां पे ये लागू नहीं करते हैं। हम लागू करेंगे, मंदिरों में हमारे लिखा हुआ रहता है कि ठीक है रजस्वला स्त्री मंदिर में ना जाए, मेरे ये समझ में आता है। लेकिन ये जो कि वो मंदिर में चली गई तो उसको पाप लग जाएगा, और वहां अगर वो गलती से भी पीरियड्स हो गई तो उसके जन्मों जन्मों का पाप उसके सर पे बंध जाएगा, ये कहानी मुझे आज तक समझ में नहीं आई। अगर आपके पास में कोई इसका जवाब हो तो आप मुझे जरूर दीजिएगा, और अभी कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब दीजिएगा। मैं पढ़ना चाहूंगी कि इसके पीछे कौन सा मनोविज्ञान काम करता है। मनोविज्ञान तो छोड़ो, कौन सा विज्ञान काम करता है, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी लेके हम मंदिर में नहीं जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी लेके हम किचन में नहीं जाएंगे, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। लेकिन फिर इन बच्चों के ऊपर भी उतनी ही पाबंदी होनी चाहिए। किसी को अचानक से लघुशंका आ जाए, मंदिर के अंदर एक आध बूंद निकल जाए, तब उनके ऊपर भी उतनी ही पाबंदी होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि जब बात वेस्टेज की है तो हमारा जो पसीना निकल रहा है वो भी तो वेस्टेज है, हमें जो छींक आ रही है वो भी तो वेस्टेज है। ये सारी की सारी चीजें तो गंदगी है। लेकिन जिस तरह से हमने पीरियड्स को आज मेंशन कर दिया है, और इसमें भी सबसे बड़ी कहानी, मैं अपने आसपास के लोगों की बात बताऊंगी, पूरी दुनिया के लोग क्या करते हैं, हमारे भारत की हर एक समाज किस स्तर पे पीरियड्स को फॉलो करती है और मानती है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जहां रहती हूं, मैं जिस समाज में रहती हूं, वहां के नियम तो ऐसे हैं कि आप एक बार अगर पीरियड्स में हो जाओ तो शुरुआत के 2 दिन के रूल अलग होते हैं। उन 2 दिनों में आप किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगा सकते, किसी की वस्तु को छू नहीं सकते, अपने अलमारियों को हाथ नहीं लगा सकते, इवन पैसों तक को छूने की इजाजत नहीं होती। दुकान के जो बही खाते होते हैं उन्हें छूने की इजाजत नहीं है, पैसों को छूने की इजाजत नहीं है, ज्वेलरी को छूने की इजाजत नहीं है, कपड़ों को छूने की इजाजत नहीं है। और तीसरे दिन जब आप सिर धुलाई कर लेते हो, पहले के जमाने में तो ऐसा था कि मेरी दादी माँ लोग तो नहलाती भी हमें थी, जिन बर्तनों में हम खाना खाते थे उनमें राख भी डलवाती थी। आज भी हम हमारे घरों में बर्तन हमारे खुद अलग से मांजते हैं, आज भी हमारे घरों में हमसे बर्तन राख से मजवा के अलग रखवाए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि उन 2 दिनों में ऐसा क्या होता है और तीसरे दिन ऐसा क्या बदल जाता है, क्योंकि तीसरे दिन भी वो गंदगी हमारे शरीर से बही रही है। ऐसा नहीं होता है कि वो गंदगी फिनिश हो जाती है, वो गंदगी तब भी हमारे शरीर में है और वो गंदगी तब भी निरंतर प्रभावित हो रही है। लेकिन उस दिन हम सब चीजों में, सब सामान में बड़े आराम से हाथ लगा लेते हैं और कहते हैं आज तीसरा दिन हो गया, आज हम शुद्ध हो गए।
2 दिन हम अशुद्ध थे, तीसरे दिन हम शुद्ध हो गए। शुद्ध हम कैसे हो गए? वो गंदगी तो आज भी हमारे साथ है और हम काम सारा कर रहे हैं। और जब चौथे दिन तक पहुंचते हैं तो चौथे दिन में तो हम रसोई घर में भी चले जाते हैं, रसोई घर का भी काम पूरी शिद्दत से उसी तरह से कर लेते हैं जैसे पहले करते थे। कुछ महिलाओं में तो रूटीन ऐसा होता है कि जब उन्हें एक बार पीरियड्स आ जाते हैं तो शुरुआत के 1 दिन या 2 दिन तो उन्हें ब्लीडिंग होती ही नहीं है। ऐसा भी बहुत महिलाओं के साथ होता है, उन्हें ब्लीडिंग ही तीसरे दिन होना शुरू होती है। लेकिन जब वो पीरियड्स में आ गई, बस एक बार जब उनके स्टेन लग गया कि हाँ वो ब्लड का एक स्पॉट उनके लग गया, इसका मतलब वो पीरियड्स में आ गई और अब उन्हें ब्लीडिंग कभी भी हो, वो जो टिश्यूज है वो कोई भी टाइम अपनी बॉडी से बाहर निकले, उन्हें कोई फर्क नहीं है। जो इन परंपराओं का निर्वाह करते हैं उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब तो है वो कैलकुलेशन मिलाने से, वो गणित मिलाने से जो उस टाइम से शुरू होता है जब पहला स्पॉट लगता है। 2 दिन के बाद तीसरे दिन इन महिलाओं को ब्लीडिंग शुरू होती है और ये पूरी तीसरे दिन चौथे दिन इनको पूरा काम करना होता है, घर का सारा काम करना होता है उस दर्द के साथ, उस पीड़ा के साथ जो उन्हें होती है उस समय, क्योंकि टिश्यूज बाहर निकल रहे हैं, उन्हें तकलीफ होती है। लेकिन इस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं है। तब हमें गंदगी याद नहीं आती है, तब फिर कोई गंदगी नहीं है, तब वो महिला शुद्ध हो चुकी है। कैसे? आपके पास जवाब हो तो मुझे जरूर दीजिएगा। मैंने 2 प्रश्न आपके सामने रखे हैं आज और इन दोनों प्रश्नों के जवाब मुझे आपसे चाहिए। रेशमी कपड़ों के हम हाथ लगा ले तो ठीक है, सूती कपड़ों में हाथ हम नहीं लगा सकते। मुझे लगता है कि ये रेशमी और सूती का कंसेप्ट कुछ इस तरह से आया होगा कि जो स्टेन ब्लड के रेशमी कपड़ों पे अगर पड़ जाते हैं तो उनको साफ करना, उनको धोना कहीं ज्यादा आसान है सूती कपड़ों पे लगे हुए स्टेन को धोने से। तो मुझे लगता है कि शायद ये परंपरा प्रारंभ हुई कि जो रजस्वला स्त्रियां हैं, जो मासिक धर्म में स्त्रियां हैं, वो इन कपड़ों का इस्तेमाल करें या सोने उठने बैठने के लिए इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि पहले इतने इस तरह के साधन नहीं थे कि ये स्टेन बाहर ना आए। क्योंकि महिलाएं कपड़ा काम में लेती थी और वो कपड़ा अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकने में इतनी समर्थ नहीं हो पाती थी। लेकिन आज दौर बदल गया है। आज बहुत कम चांसेस ऐसे हैं कि ये जो ब्लड है, ये ब्लड के जो स्टेन है, ये निकल के बाहर आते हैं, और आते हैं तो भी बहुत कम मात्रा में, कुछ लापरवाही की वजह से या फिर कुछ भी पेड यूज करने की वजह से या कोई भी कारण उसका रहता होगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आज भी हमने उन रेशमी और सूती कपड़ों को कुछ इस तरह से पकड़ के रखा है कि अगर इस तरीके से हम अगर धर्म नहीं करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हमारे घरों में आज हम कपड़ों के हाथ नहीं लगाते हैं 2 दिन तक। तीसरे दिन हमें इजाजत होती है कि हम हमारे कपड़ों को हाथ लगाएं, कपड़ों को छुएं, नहीं तो वो कपड़े अशुद्ध हो जाएंगे। हमने पहन रखे हैं वो कपड़े अशुद्ध नहीं होते हैं। हम घर के जितने सामान को छू देते हैं, जितने सामान को हाथ लगा देते हैं, वो सारा का सारा अशुद्ध हो जाता है। तीसरे दिन से प्रॉपर हमारी ब्लीडिंग शुरू होती है, लेकिन उस दिन अगर हम हाथ लगाते तो वो सारा का सारा सामान शुद्ध हो जाता है। ये कौन से रीति रिवाज है और इनके क्या मायने हैं? मुझे लग रहा है कि आज भी भारत के 80% घरों में ये सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। 80% भी नहीं तो मुझे लगता है कि अगर मैं जैन धर्म में इसकी बात करूं तो जैन धर्म में तो मैं कहूंगी 95% घरों की ये कहानी है। 95% दिगंबर जैन धर्म के घरों में। और वही श्वेतांबर जैन धर्म तक की अगर हम पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल उल्टा है। वहां पे तो किचन में भी हम आराम से जाके पूरा खाना भी वो बड़े आराम से बनाते हैं, उन्हें तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। और हमारे यहाँ पे ये इतने सारे रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं। और जैन धर्म में ही क्यों, बहुत सारे धर्मों में ये चीज है, बहुत सारे धर्मों में जहां पे ये सारी की सारी चीजें फॉलो की जाती है। और इवन हमारे धर्म में तो स्त्रियों को पापिन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वो पीरियड्स होती है, क्योंकि वो कभी भी शुद्ध नहीं होती। हमारे यहाँ जब मैं पूछती हूँ कुछ लोगों से कि यार हमें ये बात बात में पापिन क्यों कह दिया जाता है, कि हमारे जो साधु संत आते हैं वो बड़े एकदम जोर शोर से माइक में कहते हैं कि आप लोगों को अपनी स्त्री पर्याय का छेद करना है, आप लोग स्त्री पर्याय का छेद नहीं करोगे तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आप मोक्ष नहीं जा सकते, आप मोक्ष नहीं जा सकते क्योंकि आप दिगंबर नहीं हो सकते और दिगंबर हुए बिना मोक्ष मिलता नहीं है, और आप लोग ने बहुत सारे पाप करते हैं तब स्त्री पर्याय मिलती है और जब पुण्य करते हैं तब पुरुष पर्याय मिलती है, ऐसा कहते हैं। इवन कुछ हमारे कुछ महापुरुष लोग तो ऐसे भी आए थे एक आध बार, तो उन्होंने तो हमसे ये बुलवाया था, जैसे कि मैं अगर लड़की हूं तो मैं कहती हूं मैं पूजा कर रही हूं, तो उन्होंने हमसे बुलवाया था आप लोग कहो मैं पूजा कर रहा हूं, और अगर आप ऐसा कहोगे तो आपको उस तरह की पर्याय जल्दी मिलेगी। जब आप मौत होके आपका दूसरा जन्म होगा तो निश्चित रूप से आपको पुरुष पर्याय ही मिलेगी, क्योंकि आपने ऐसी भावना
इस जन्म में भाई है कि आपको स्त्री पर्याय बिल्कुल नहीं चाहिए, आपको पुरुष पर्याय ही चाहिए, क्योंकि आपके साथ गंदगी जुड़ी हुई है, आप पीरियड्स होते हो। मैं कहती हूं कि अगर हम पीरियड्स नहीं होते तो ये दुनिया नहीं होती। मैं कहती हूं कि ये जो इतना मानसिक और शारीरिक दर्द अगर हम महिलाएं नहीं उठाती, तो ये पुरुष जितने भी इस दुनिया में है, इस दुनिया की जो आधी आबादी है, जो केवल और केवल हमने जिन्हें अपनी कोख में 9 महीने रखा है, तब इस धरती पे अपना अस्तित्व बना के रखी हुई है, ये आधी आबादी यहां नहीं होती। मैं नहीं कह रही हूं कि पुरुष का इसमें कोई रोल नहीं है, पुरुष का भी उतना ही भागीदारी है जितनी स्त्री की है, लेकिन पुरुष की भागीदारी केवल उस प्रोसेस में है जहां से ये शुरुआत होती है। बाकी का जो 9 महीने का जो प्रोसेस है, जो कि केवल और केवल पीरियड्स के कारण ही संभव है। पुरुष की तरफ से शुक्राणु आता है, स्त्री की तरफ से अंडा आता है, तो उसका रोल केवल इतना ही है जितना स्त्री का अंडा देने में रोल है। स्त्री का अंडा और पुरुष का शुक्राणु दोनों मिलते हैं तो संतानोत्पत्ति होती है, तो पुरुष का रोल केवल वही खत्म हो जाता है जितना स्त्री का अंडा देके खत्म हो जाता है। ये दोनों मिलते हैं तो संतति होती है, लेकिन इन दोनों के मिलने के बाद की जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी महिला के ऊपर निर्धारित है, महिला के ऊपर डिपेंडेंट है और महिला के मासिक धर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। उन सारी महिलाओं से मुझे कहना है जो महिलाएं अपनी इस खूबी को अपनी कमी मानती है और अपने आप को सच में अपवित्र मानती है, मैं इसको अपनी सबसे पवित्र क्रिया बताना चाहूंगी, सबसे पवित्र स्थिति बताना चाहूंगी, क्योंकि ये है तब ये दुनिया है, ये संतति है। ईश्वर ने पुरुषों से ज्यादा हम पे विश्वास कहीं ना कहीं शायद किया होगा। उसे विश्वास था कि हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम 9 महीने एक जीवात्मा को अपने अंदर पाल पोस के बड़ा कर सके। ये जिम्मेदारी उसने हमारे ऊपर दी थी, और वो जिम्मेदारी तभी निभ सकती थी जब हम पीरियड्स होते। हमारे लिए पीरियड्स होना बहुत जरूरी था, और उस पीरियड्स को हमने आज इतना घृणित, इतना पाप वाला और इतना बुरा बना दिया है कि हम छिपाते हैं। हमारे यहाँ छिपाया जाता है, हमारे यहाँ इस पे खुल के बात नहीं की जाती। मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो हमारे मम्मी लोग जब पीरियड्स हो जाती थी तो वो कहती थी कि कौवा छू गया, कौवा छू के चला गया, कौवा कोई टच करके चला गया, इसलिए हम पीरियड्स हो गए। और हमने भी हमारे बच्चों को उसी तरह से बात करने की आदत डाल दी। हमने उन्हें क्यों नहीं समझा सकते हम कि ये नेचुरल प्रोसेस है, ये होता है और ये इस तरह से होता है। इसमें छिपाने की, बताने की क्या ऐसी ये चीज हो गई कि जिसे हमें पुरुषों से छिपा के रख, इसलिए हम इसे छिपाते हैं क्योंकि हमने इसको अपवित्र मान लिया है, इसको बहुत गंदा मान लिया है, क्योंकि इसके अंदर एक गंदगी हमारे शरीर से निकल रही है। तो गंदगी तो हमारी महिलाओं की, तो मैं कहूंगी कि गंदगी हम केवल महीने में 3 दिन या 4 दिन या 7 दिन ये गंदगी हमारे शरीर से निकल रही है, लेकिन जो लघु शंका के रूप में, सोच के रूप में हम सबके, पूरी की पूरी दुनिया की जो जितने भी जीव है, केवल मनुष्य ही क्यों, मैं कहूंगी कि हर एक जाति प्रजाति, वो सब इस तरह की गंदगी निकाल रही है। तो क्या आप सबको अपवित्र मान लोगे? क्या आप सबको अशुद्ध मान लोगे? नहीं मानोगे। तो फिर क्यों महिला को ही उस अशुद्धि में शामिल कर लिया गया? नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर से निकलती है, मैं अभी भी कह रही हूं। मैं इस बात के लिए इनकार नहीं कर रही, क्योंकि हम हमारे टॉयलेट को हमारे मंदिर का स्थान कभी नहीं दे सकते हैं, मैं भी मानते हूँ इस बात को, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम टॉयलेट जाके आ गए तो बाकी सारे घर के सामान को हमें हाथ लगाने का अधिकार नहीं है, या बच्चे को हमने डायपर पहना दिया है तो वो कोई भी जगह टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। मैं बस केवल इतना कहना चाह रही हूँ, और इस बात को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हमें लॉजिक तो समझने होंगे, हमें बातें तो समझनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम सिरे से पीरियड्स को खारिज कर दे और हम बिल्कुल ये कहे कि हम तो मॉडर्न हैं, हम तो रसोई में खाना भी बनाएंगे, हम तो मंदिर भी जाएंगे, हम तो सारे काम करेंगे। और ना ही ऐसा हम कर सकते हैं कि हम बिल्कुल उन पुरानी परंपराओं को, उन पुरानी बातों को पकड़ के बैठ जाएं कि हम सोफे पे भी ना बैठें। बच्चियां 10 साल की, 12 साल की बच्चियां इसलिए ज्यादा परेशान, दिक्कत उनको आती है कि उन्हें उन सारी की सारी चीजों से अलग कर दिया जाता है, उन्हें सोफे पे नहीं बैठने दिया जाता। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि प्लास्टिक की चेयर पे आप बैठो और आप सोफे पे बैठो, वो भले रेक्जिन का बना हुआ हो, वो भले कपड़े का बना हुआ हो, क्या फर्क बहुत लंबा पड़ जाता है। क्या ऐसा आपकी बॉडी से चला जाता है जो प्लास्टिक की चेयर में तो नहीं जाता है, लेकिन उस तथाकथित उस सोफे में चला जाता है? मुझे नहीं समझ में आया। अगर कोई सटीक कारण अगर आपको पता है तो सच में मैं जानना चाहूंगी कि मेरी जो इतने दिन से धारणा है मैं उसे बदल पाऊं और मैं समझ पाऊं कि सच में ये जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो सही है, उनके कोई वजूद है। हाँ,
लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर हम किचन में नहीं जा रहे हैं, अगर हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो जो एक नेगेटिव एनर्जी लेके हम खाना बनाएंगे या नेगेटिव एनर्जी ले जाके मंदिर जाएंगे, क्योंकि मंदिर और हमारा घर का किचन ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के स्रोत है। तो हम अगर वहां पे अगर हम फॉलो कर सके, क्योंकि हमें तो रेस्ट की ऐसे भी जरूरत है, हमें बाहर न निकलने की ऐसे भी आवश्यकता है, तो हम बाहर निकल के मंदिर न जाए, हम घर में शांति से रहे, कोई आपत्ति उसमें नहीं है। किचन का काम हम न करें, हम बाहर का काम कर लें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें आराम करने का भी समय मिल रहा है। और सच में जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई बड़ा आदमी है, कोई सीनियर सिटीजन है और उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हमने उन्हें एडल्ट डायपर पहना दिया है, तो हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि वो किचन का काम ना करे, क्योंकि उन्होंने डायपर पहना हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये ख्याल आ जाता है कि नहीं ठीक है, ये जब डायपर ही पहन के घूम रहे हैं तो कभी भी इनको अब दिक्कत है, तो ये कभी भी इनको अब ये पोटी या फिर इनकी लघुशंका इनके डायपर में आ सकती है, तो इट्स ओके कि हाँ ये किचन के बाहर रहे। तो वो डेफिनेटली वो पीरियड से भी हम जोड़ के देख ले, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है हम नहीं गए किचन में, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो हम 2 दिन न जाके फिर तीसरे दिन से जाने लगे, चौथे दिन भी हम चले जाएं और आराम से हम पूरा काम फिर कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी 7 दिन तक तो किचन से छुट्टी नहीं ले पाएगा, ये तो हम सब जानते हैं। जेंट्स लोग तो हफ्ते में 3 दिन में परेशान हो जाते हैं, उनका तो कहता है इतनी जल्दी हो गई। 95% जेंट्स को मैं कहते हुए मैंने सुना है, जो घर में जब वो दोनों ही काम करने वाले हैं और उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां आती है, तो वो कहते हैं यार भी 10 दिन पहले तो पीरियड्स हुई थी, तुम फिर से हो गई। यहां तक कि सास लोग भी जो घर का काम नहीं करती है और उनकी बहू लोग जब पीरियड्स हो जाती है, तो इस कारण से बहुओं से नाराज हो जाती है कि ये बहुएं इतनी जल्दी जल्दी पीरियड्स हो जाती है। अभी कल तो हुई थी, अभी 20 दिन से पीरियड्स हो गई, 25 दिन से पीरियड्स हो गई, तुम्हें तो काम करते जोर आता है, तुम इतनी जल्दी जल्दी पीरियड्स हो जाती हो, जैसे कि ये होना भी उनके हाथ में और ना हाथ में है। जो मेरे पॉइंट्स थे, जो मेरे विचार थे, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप सबका मेरे साथ इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमन आपको।